तो CoinD6 जो कि भारत की बड़ी एक्सचेंजेस में से एक है, उनके साथ हम मिलके CoinD6 के कुछ एक पॉइंट्स आपके सामने शेयर करते हैं। साथ ही साथ हमारी कोशिश ये भी रहती है कि उसको बेहतर तरीके से आपको हम बता पाएँ। आज के 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक तो विक्रांत से हम बातचीत करेंगे प्लस आदर्श भी हमारे साथ होंगे, जिनसे हम बातचीत करके जानेंगे टेक्निकल बेसिस पर कि हमको क्या और कैसे ट्रेड करना चाहिए। इन दोनों मेहमानों का हम शुक्रिया अदा भी करेंगे कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और फिर हम इनसे बातचीत भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक दो चीजें जरा मैं आपको CoinD6 की वेबसाइट से ही आपको दिखाना चाहूंगा। ये CoinD6 का पूरा वेबसाइट है जिसको हम अपने स्क्रीन पर भी लेके आ रहे हैं और आपको हम दिखा भी देंगे अभी। और आप ये देखेंगे कि इसके अंदर पहले तो हमने कॉइन्स को पूरी तरह से देखा, ये आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देखिएगा। ये आप चाहे तो इसके अंदर एक बार लॉगिन कर सकते हैं, तो क्योंकि लॉगिन मेरा पहले से ही है तो मैं तो इसको सीधा ही ट्रेड कर पाता हूँ स्पॉट के जरिए। आप सीधा इसके अंदर जाके इसके अंदर आप देख पाएंगे, नहीं तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे लॉगिन आईडी है, तो मेरे को डिजिटल एक ओटीपी भेजेगा। ये मैं आपको सारी चीज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप भी जब इसको करेंगे तो कुछ इसी तरह से ही आपको भी ये चीज दिखेगी। तो ये आपकी स्क्रीन पर मैंने इसको साइन इन भी कर दिया, अपने ओटीपी एड्रेस मेरे पास अभी आया है। ठीक, तो मेरी स्क्रीन कुछ इस तरह से खुलने लग जाएगी, ये आप सब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक, तो आपको ये सब कुछ अपने स्क्रीन पर वैसे ही दिखेगा। और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंज है जो कि आपको यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखेगी। ये एक कॉइन है जो मैंने लगा रखा था, वैसे उसके चार्ट आपको बाय डिफॉल्ट खुल गए, बट ये स्क्रीन आपको जानते हैं स्पॉट फ्यूचर्स मार्जिन और फ्यूचर्स 3 हिस्सों में बटी हुई है। हम टिपिकली स्पॉट स्क्रीन को देखते हैं, मार्जिन में आपको लिवरेज मिल जाएगा 6 टाइम्स का, और फ्यूचर्स में लिमिटेड कॉइन्स है जहाँ पे फ्यूचर्स अवेलेबल है और वहां पर भी आप ट्रेड कर पाएंगे। बट यहाँ पे लिवरेज 20 टाइम्स का, यानी कि अगर आप 1 लाख दे रहे हैं तो 20 लाख तक का माल उठा सकते हैं, और मार्जिन में अगर आप 1 लाख दे रहे हैं तो 6 लाख तक का माल उठा सकते हैं मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर। अर्निंग्स पे आपको लैंडिंग का कंसेप्ट पता लग गया। अगर कॉइन्स को लैंड भी करना चाहे तो आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अपना लैंड भी कर सकते हो। स्टेकिंग ये भी आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं। जो ब्लॉकचेन के अंदर काम करते हैं टिपिकली उनके लिए स्टेकिंग बहुत ही काम की चीज है। और ये मोबाइल का लिंक है, और ये D6 लर्न, अगर आप सीधा इनके वीडियोस देखना चाहें, पढ़ना चाहें, समझना चाहें तो सारी वीडियोस अवेलेबल है कि बिटकॉइन क्या होता है, चेन क्या होती है, कैसे क्रिप्टोस काम कर सकते हैं, सारी चीजों के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑर्डर की हिस्ट्री, ये फंड्स की सारी हिस्ट्री, ये जिसका नाम है, ये शॉर्ट्स अवेलेबल के लिए बकायदा एक बटन है। और यहाँ पे अगर आप हम देखें तो बिटकॉइन जो कि करीब 12 लाख के बाद अब 12,60,000 भी हो चुका है। ये बात हमने आपके सामने क्लियर की थी कि हम लेंगे तो 12 लाख के ऊपर तो हमको करीब 60,000 रुपए मिल रहे हैं। 75 का तो हाई भी बना हुआ है, 12.75 का। अगर आप इसको BTC को डॉलर टर्म्स में देखना चाहते हैं तो डॉलर टर्म्स में भी देख सकते हैं। तो BTC हर टर्म्स में आपको मिल जाएगा, INR में मिल जाएगा, डॉलर टर्म्स में मिल जाएगा। फिलहाल 12,60,000 के आसपास तक ट्रेड कर रहा है। कुशाग्र और साथी विक्रांत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन दोनों से हम बातचीत करते हैं। पहले तो दोनों का एक बार जरा स्वागत कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम दोनों से जरा बातचीत करेंगे। कुशाग्र शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया। विक्रांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने भी समय दिया फिर से, और बहुत अच्छा लगेगा आप दोनों से बातचीत करके। कुशाग्र से तो आज हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है, बट विक्रांत से तो हम नो डाउट काफी दिनों से हम कनेक्टेड है और बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं। इथेरियम सर ने सबसे पहले बताया इथेरियम 2.0 के बारे में, और उस दिन हम बात भी कर रहे थे, BNB की बात कर रहे थे कि शानदार मूव आया 13% का सर्टेन प्राइस। बिटकॉइन हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ विक्रांत, आपको तो ध्यान ही है, आपको हमने ये बात क्लियर भी की थी चार्ट्स के जरिए कि हम या तो 12 लाख के ऊपर लेंगे इन द टर्म्स ऑफ INR, या तो हम फिर इसको सिर्फ 11,60,70,000 के आसपास आके देखेंगे वापस से। फाइनली 12 लाख जिस दिन पार हुआ उस दिन के बाद से आज तक एक बार भी 12 लाख के नीचे नहीं गया। दैट इज जिसको कहते हैं ब्रेकआउट्स, वो ब्रेकआउट आज तक हमको मिले, जबकि दिवाली की छुट्टी में 3 दिन बाजार बंद थे, बिटकॉइन तो खुला था बट एक बार भी नीचे नहीं गया। तो हमारी कोशिश यही है कि अच्छे तरीके से बताया जाए, और CoinD6 फाउंडर इंडिया इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लर्निंग और अर्निंग एक साथ हो रही है। आप सीख भी रहे हैं और आप कमा भी रहे हैं, आप कमा भी पाएंगे आगे चल के। कुशाग्र बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो टेक्निकल से कुछ एक पैटर्न हम आज आपसे और सीखेंगे, कुछ हम डिस्कस भी करेंगे, आपसे बातचीत भी होगी और विक्रांत से भी बातचीत होने वाली है। तो पहले कुशाग्र आपके पास ही आते हैं। मैंने अपनी स्क्रीन पर इसमें बिटकॉइन को की जगह में जरा BNB को लगा लेता हूँ INR फॉर्म में, और ये हमने उस दिन इसके भी चार्ट देखे थे। तो हमने जब इसके चार्ट देखे थे हमने इसमें 2 चीजें ड्रॉ की थी। फर्स्ट, इसका एक चैनल था जो कि अपवर्ड राइजिंग है, एक चैनल है जो कि हमने इसकी क्योंकि कंसोलिडेट हुआ था, कंसोलिडेशन के डाउनवर्ड चैनल पे भी हम आए हुए थे।
तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आइदर हम इसको या तो 1750 के आसपास आके लेंगे, है ना, $1750 के आसपास आके लेंगे, या तो हम इसको इस चैनल को ब्रेक हो जाने देते हैं जो कि 2252 का है, यानी कि 2250 इसको पार हो जाने देते हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि हमको ये 1700 1800 वाली रेंज में मिल जाएगा? आपको लग रहा है, कोई चांसेस दिखते हैं इसके? अभी ये मतलब ऑल्ट कॉइन्स का जो मार्केट होता है वो बिटकॉइन पे बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है। तो अगर अभी हम करंटली देखें तो बिटकॉइन का डोमिनेंस मार्केट में चल रहा है 64.8%। अगर बिटकॉइन का अनदर लेवल ऑफ ब्रेकआउट आया, जो कि अब बिटकॉइन अपने एटीएच से बहुत कम, मतलब 17% दूर है। एटीएच होता है ऑल टाइम हाई, तो बिटकॉइन का ऑल टाइम $20,000 है और $20,000 से 17% ही दूर है। अगर इस बार ब्रेकआउट आया तो हम उसके और करीब आ जाएंगे। तो इससे एक्सपेक्टेड है कि और इंडिविजुअल इंटरेस्ट बिटकॉइन के साइड आएगा और बिटकॉइन की मार्केट डोमिनेंस बढ़ जाएगी। तो उस केस में ऑल्ट कॉइन का मार्केट गिरेगा। तो उस केस में हम लोगों को ये उस रेंज में मिल जाएगा जो रेंज हम चाह रहे हैं। लेकिन इसका सेकेंड साइड ऑफ स्टोरी ये है कि अगर बिटकॉइन ने अपना डोमिनेंस 64% के नीचे आया तो हम एक ऑल्ट कॉइन की बुल दिखेंगे और फिर उस केस में सारे ऑल्ट कॉइन का ब्रेकआउट आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये दोनों साइड जा सकता है, लेकिन मतलब चांसेस ज्यादा ब्रेकआउट के हैं। ठीक है, चांसेस ज्यादा ब्रेकआउट के। एक चीज और है जो भी कुछ आगे एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे कि डोमिनेंस या इसकी पावर, मैं उसको हम इक्विटी के हिसाब से बोले तो उसको वेटेज कह सकते हैं आप, कि इसकी वेटेज अभी 64% है टोटल कॉइन्स मार्केट के अंदर, अगर आप इसको कैलकुलेशन में देख रहे हैं तो। आई होप कि कुशाग ये वर्ड ज्यादा ठीक होगा, वेटेज, क्योंकि हम इक्विटीज वाले वो वेटेज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि यहाँ इंडेक्स में इसकी वेटेज कितनी है। ठीक है, आप सुन पा रहे हैं कुशाग? आपको आवाज आ रही मेरी? आई थिंक यू राइट, बट यस सर, आपका पॉइंट एकदम सही है। वेटेज और डोमिनेंस काफी रिलेटेबल टर्म्स है। डोमिनेंस हम बस इसलिए बिटकॉइन मार्केट में यूज करते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज वो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी, तो उसका जो बिहेवियर है ना वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट ही रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो मतलब जैसे इक्विटी मार्केट्स में ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो दूसरों के स्टॉक्स पे रिलायंस का पीयर कोई नहीं है। अब रिलायंस का जो बिजनेस प्रोफाइलिंग है उसका कोई पीयर ही अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। हारना और होने की तो बात तो ये अलग है। आई थिंक कुशाग भी हमारे से वापस करेंगे, तो कुशाग वो बात तो आपके समझ गए, ये डोमिनेंस इज इक्वल टू वेटेज, और वेटेज अभी 64% से आप ऊपर कह रहे हैं, हैवी ब्रेकआउट का चैनल है, जल्दी जल्दी ठंडा होगा नहीं। और ये हमने ब्रेकआउट्स ऑलमोस्ट, हमने जब पिछली बार हम जब डिस्कस कर रहे थे ना, तो हमने रखे थे, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको जरा डेली चार्ट्स पे कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी हो पाए कि किस तरह से हमने चैनल ब्रेकआउट फाइंड आउट किया था और कैसे हम ये चीजों को नोटिस कर रहे थे कि हमारे को 12 लाख पार होगा तो हम इसके अंदर कार्य करेंगे। ये देख रहे हैं, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी जो कि प्रीवियस बेस था हमारे पास, जो कि 10 लाख का बेस था। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों में काम आया, पहले पार हो नहीं रहा था, ये 10 लाख पार हो नहीं रहा था, लेकिन जब फाइनली 10 लाख पार हुआ तो इसकी जितनी डेप्थ होती है, जो डेप्थ अभी आपको मार्क कर रहा हूँ, ये सब राइज में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं विड्थ एनालिसिस, कि जितनी इसकी विड्थ होगी ये सारे के सारे राइज में एनालिसिस हो जाती है। चैनल, आप एक चैनल देखते हैं डाउनवर्ड चैनल में कि लॉन्ग टर्म चैनल में, थोड़ा अपवर्ड राइजिंग चैनल हो गया था, बट इसका जो चैनल का अपवर्ड ट्रेंड था वो करीब करीब आके 12 लाख पे आके रुक रहा था। मैं आईना टर्म्स में बिटकॉइन को सिर्फ अभी डील कर रहा हूँ आपके सामने। 12 लाख पे आके इसका साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा साइडवेज हो गया, इसने झुकाया, आपके सामने देख पा रहे होंगे, ये झुकाया, इसको कहते हैं झुकाना, यानी कि आपको साइडवेज कंसोलिडेशन में डाल देगा। इसके अंदर एक फ्लैग ब्रेकआउट हुआ, फ्लैग ब्रेकआउट देख पा रहे हैं, पूरी तरह से झंडा बनता है, दिस इज कॉल्ड पोल और दिस इज कॉल्ड अ फ्लैग ब्रेकआउट। ये हमने उसी दिन मार्क कर दिया था कि जिस दिन 12 लाख पार ब्रेकआउट होगा, और फ्लैग ब्रेकआउट के बाद कम से कम फिर से इस नए लेवल का आपको एक रेंज मिलने वाली है, क्योंकि अब आप ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहे हैं, तो आपको पता नहीं होता कि ऑल टाइम हाई के आसपास रुकोगे, इसको भी ब्रेक कर दोगे, बट प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसको हम अगर बहुत ही देसी अंदाज में बोले तो सोना बहुत गर्म है अभी, तो जिनके पास भी है उनको एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड है, आप पूरा फायदा उसका उठा पाओगे।
कहाँ तक का लगाना है? 12 लाख का, क्योंकि फ्लैग ब्रेकआउट का जो फेलियर हो जाएगा वो 12 लाख पे ही कंफर्मेशन होगा। हालांकि सपोर्ट एरियाज है इसके पास, एक गैप फिलिंग प्रोसेस भी करने के लिए आ सकता है जो कि 10,50,000 के आसपास है, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप 2-2.5 लाख रुपए के टोटल रिस्क में रहो पर बिटकॉइन, इसलिए आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो कि 12 लाख का ही बनता है। कुशाक यही काम करें, और जिनके पास भी पोजीशन उठी हुई है, ये फ्लैग ब्रेकआउट हुआ था 12 लाख के आसपास का, तो वही एक स्टॉप लॉस दे दें क्या? क्योंकि उससे पास का अगर आप स्टॉप लॉस दोगे तो वह स्विंग में मार देगा आपको, फालतू का स्विंग में कट जाएगा हमारा सोना। जी, बिल्कुल सही बात है। मतलब अभी क्योंकि स्विंग में भी बहुत लॉस होगा, 12 लाख एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो अगर 12 लाख के नीचे जाता है तो मतलब मार्केट चॉपी हो जाएगा, साइडवेज चला जाएगा, तो वो नॉन ट्रेड जोन हो जाएगा बिटकॉइन का, इसलिए 12 लाख पे स्टॉप लॉस काफी सही डिसीजन है। एक और कुशाक मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं इसको अगर हेज करना चाहूँ, देखो मैं बिटकॉइन को हेज तो कर नहीं सकता क्योंकि इसका पेयर कंपैरिजन मेरे पास नहीं है, क्या मैं इसका हेज इथेरियम के साथ कर लूं क्या? मैं इसको इथेरियम को लेके लिख देता हूँ, मैं ठीक है, मैं 12 लाख का स्टॉप लॉस नहीं लिखता क्योंकि मैं बीटीसी का इन्वेस्टर, भाई मैं अपना स्टॉप लॉस वीडियो बनवाऊं, मैं तो बीटीसी का इन्वेस्टर हूँ, तो मैं बीटीसी को रख रखता हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि मैं 12 लाख का ना इथेरियम बाय का बिड डाल देता हूँ, आइदर बीटीसी 12 लाख आ जाए, मेरा उस समय इथेरियम के मेरे बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, ये चल सकता है? ऐसे काम कर ले? जी बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि अभी इथीरियम के ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एज आप लोगों ने पिछली बार भी मतलब डिस्कस किया होगा, इथीरियम का 2.0 आ रहा है, और इथीरियम का 2.0 आने के लिए एक बहुत बड़ी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि मार्केट से 1,15,000 इथीरियम का बाय होना है और वो स्टेक होना है 1 साल के लिए। तो वो 1 साल वो जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन से बाहर रहेगी। तो इस चक्कर में मार्केट में बाइंग प्रेशर टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ इथीरियम का काफी ज्यादा होगा, तो ये काफी अच्छा हेज होगा कि अपने पूरे बिटकॉइन का प्रॉफिट आप इथीरियम के साइड मूव कर दें। ठीक है, डन। ये मेरे को थोड़ा ज्यादा जस्टिफाई लग रहा है कि इस समय इथेरियम को डाल देते। एक चीज मैं आपको और कह देता हूँ इथेरियम के साथ, जो मैं सिर्फ टेक्निकल बेसिस पर, हम डेली बेसिस पे लगा रहे हैं चार्ट को, अगर बिटकॉइन किसी भी वजह से थोड़ा भी साइडवेज कंसोलिडेशन होता है तो ये आपको गति पकड़ लेगा, चैनल का ही ब्रेकडाउन नहीं करेगा, हल्का सा भी रिट्रेसमेंट आया हुआ है ड्यू टू बिटकॉइन वेटेज जो कि 64% की है, सारा पैसा वहीं घूम फिर के जा रहा है। आप ये मान लो अगर मार्केट के अंदर 100 रुपए आ रहा है तो 64 रुपए बिटकॉइन को लेके जाने पड़ रहे हैं, सिर्फ 34 रुपए सारे कॉइन्स आपस में बांट रहे हैं, तो 64 रुपए तो सीधे बिटकॉइन उठा के लेके जा रहा है। एक और पॉइंट जो मेरे को लग रहा है, ये हल्का सा रिट्रेसमेंट आप देख पा रहे हो, 2 एनगल्फिंग बार बनी हुई है, ये हल्की सी रिट्रेसमेंट है इथेरियम के साथ, वो बिटकॉइन की तेजी का है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट और फॉल में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये थकावट है, सिर्फ थकावट है, फटीग, या मैं बोलूंगा थोड़ा साइडवेज, रूखापन, ड्राइनेस, लेकिन ये खराब कुछ नहीं है क्योंकि चैनल को ब्रेक डाउन नहीं हुआ, हमने अपने सपोर्ट्स को ब्रेक डाउन नहीं किया जो कि 32,000 के आसपास के बन रहे हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर बिटकॉइन जल्दी से थोड़ा साइडवेज हो जाता है तो चैनल को भी ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से फट जाएगा और कभी भी आपको 38,000 तो कभी भी दिखा देगा। तो माइंड माई वर्ड, ये 38,000 भी हो सकता है अगर बिटकॉइन जल्दी से ठंडा हो जाए। अगर बिटकॉइन ने ठान ही रखा है कि मेरे को ठंडा नहीं होना अभी और मैं भी थोड़ा और चलना चाहता हूँ, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास 32,000 के अपने ऑर्डर्स डाल के रखो। कुछ आगे एक काम करें, मेरे को ऑर्डर्स की जरा रेंज आप बता दो। अगर मैं आईएनआर में इथेरियम को देख रहा हूँ तो क्या मैं 32,000 से लेके 32,200 के बीच में अपने ऑर्डर्स डाल दूं लेने के? 32,000 मेरे को मंथ एंड में ऐसा लगता है कि 32,000 मंथ एंड तक हम शायद 32,000 के ऑर्डर फिल नहीं होंगे। इथेरियम, हाँ मेरे हिसाब से इथेरियम काफी बुलिश चल रहा है, तो बुलिश है तो फिर नियर बाय की रेंज दो आप, फिर मैं फिर कहाँ पे अपने ऑर्डर्स को प्लेस करके रखूं? तो अभी हम इथेरियम मेरे हिसाब से 32,900 से 33,300 तक के बीच में। 32,900 से 33,300 सर मिस तो नहीं हो जाएगा? पता लगे ऑर्डर्स डाल के बैठे हैं और वेट ही करती रहेगी और गेम खत्म, गेम खराब। एक फंडामेंटल चीज ये है कि इथेरियम 2.0 थोड़ा सा डिले होगा बिकॉज ऑफ 1 दिसंबर को जो वो होने वाला था उसके लिए उन्हें 16,844 वैलिडेटर्स चाहिए, जो कि अभी शॉर्ट टर्म में वो पॉसिबल नहीं लग रहे। तो एक हल्की सी नेगेटिव न्यूज आएगी टुवर्ड्स डिले होने का, जिस वजह से जो थोड़े जो न्यूज के कारण होल्ड वाले इन्वेस्टर्स हैं उनका
हम लोगों को एक छोटा सा सेल ऑफ देखने को मिलेगा मार्केट में, और उस टाइम मेरे को लगता है ये ऑर्डर पकड़े जाएंगे। मेरे को वैसे लग रहा है कि इथेरियम, देखो आप दो हिस्सों में इथेरियम को बांटो। कुशाग मेरे को जरा करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कहीं भी गलत हूं तो, मैं अपनी टेक्निकल अप्रोच की बेसिस पे बता रहा हूँ। आप 30 to 40% सौदे यहीं पे भी डाल के रखो, 60% सौदों को छोड़ दो, 60% सौदों को बांट दो। ये 32,900 से लेकर 33,300 वाले सौदों में डाला जा सकता है। वो इसलिए भी है क्योंकि टेक्निकली ना इथेरियम के अंदर ना डर नहीं दिख रहा। एक होता है ना कि आप डर होता है, क्योंकि हमने ना इसकी आरएसआई भी डाली हुई है। कुशाग आप देख रहे होगे चार्ट पे, हमने ना इसकी आरएसआई भी ड्रॉ की हुई है। अब आप देखो जिस दिन से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है ना, और ये शायद इथेरियम चला भी है नार में, इसकी आरएसआई महंगी नहीं हुई, मतलब आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं हुई है। तो एक तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट ये दिखा रहा है कि आरएसआई अगर 80 को क्रॉस नहीं कर रही है तो फिर मैं डरूं क्यों, मेरे पास तो बहुत दम है, अभी तो मैं ओवरसोल्ड ही नहीं हुआ और मैं चैनल का अपवर्ड राइजिंग भी देख रहा हूँ। और दूसरा मेरे को इसके अंदर ना वॉल्यूम के अंदर कोई बहुत बड़ा डिप नहीं दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं टिपिकली क्या होता है ना कि वॉल्यूम के अंदर ड्राइनेस हो जाती है, तो वॉल्यूम की ड्राइनेस नहीं है और बिटकॉइन को एग्जीक्यूट कर रहा है अच्छे से। मतलब टिपिकली मैं ये बोलूंगा कि उसकी जितना भी तेजी है, जितना भी इसका लाइमलाइट है, उसको काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा है, प्राइजेस में एब्जॉर्ब कर रहा है, प्राइस तोड़ नहीं रहा। साइडवेज ही तो हुआ है, साइडवेज और प्राइस टूटने में जो बेसिक फर्क होता है वो तो साफ ही दिख रहा है सर इसके अंदर। तो कुशाग मेरे को ऐसा लग रहा है कि 40% 30% पोजीशन यहाँ डालें, ये समझदारी होगा क्या? मान लो इथेरियम में 30% यहाँ डाल देता हूँ, 60% को दे देता हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जी बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं आपसे पूरा एग्री करता हूँ, क्योंकि एक और चीज है कि इथेरियम का डाउन साइड इतना नहीं है अभी फिलहाल में जितना अपसाइड है। ये बात भी सही कह रहे हो आप कि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड, इसको टिपिकली रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं, तो आप वो देख पा रहे हो तो इसका डाउनवर्ड रिस्क और अपवर्ड रिस्क में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे आज 35,000 में 38,000, आपको 3,000 पॉइंट खाने को हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो कुशाग आपको कह रहे हैं कि 32,900 या मैं 33,000 भी एवरेज मान के चलता हूँ, तब भी आपके पास 2,000 पॉइंट है, वो तो मैक्सिमम रिस्क है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है, यहाँ पर ही है। तो आप, मेरे को लग रहा है कि 40% 1:1 के रिस्क के अंदर जरूर ले लेना चाहिए। एक और कॉइन है, ऑल्ट कॉइन ही है। अच्छा विक्रांत, एक और चीज है, एक चीज जो काफी सारे इन्वेस्टर्स पता भी करते हैं कि जब भी कोई कॉइन आता है, क्या वो लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ही आता है कि हम इतने ही कॉइन लॉन्च कर रहे हैं और हम इससे ज्यादा कभी बढ़ाएंगे नहीं, और क्या ये हमारा कैपिंग होता है, या फिर जैसे हमारे इक्विटीज में क्या होता है ना कि एक शेयर्स होते हैं, ऑथराइज कैपिटल एंड फ्लोटिंग शेयर्स। तो फ्लोटिंग शेयर से पता होता है कि हमें ठीक है इसकी बुक वैल्यू इतनी है, और इसकी फेस वैल्यू भी निकालते हैं, 10 रुपए 2 रुपए वगैरह जैसी भी निकलती है ना। तो क्या कॉइन्स के अंदर ये होता है कि एक लिमिटेड कॉइन्स है, जैसे बिटकॉइन में बताया जाता है कि इसके लिमिटेड कॉइन्स ही होंगे बस, ऐसा भी कुछ है इथेरियम में भी? सर अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज ना, जो उनके पीछे के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो उस हिसाब से मतलब अपने प्रोजेक्ट्स की, जो इसको हम टोकनॉमिक्स कहते हैं, यानी टोकन की इकोनॉमिक्स, तो वो उस हिसाब से वो सेटअप करते हैं। तो इस टोकनॉमिक्स के अंदर वो ये चीजें डिसाइड करते हैं कि जो उनको क्रिप्टो करेंसी की जो सप्लाई है वो लिमिटेड रखनी है या अनलिमिटेड रखनी है। वो सारे के सारे क्रिप्टो करेंसीज उन्होंने एक ही साथ मार्केट में निकाल देने हैं, या बिटकॉइन की तरह माइन कर करके निकालने हैं, या टाइम के बाद आपको वो, हम इसमें कॉइन बर्न मैकेनिज्म भी कहते हैं, जिसमें जो प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं, वो कुछ जो सर्कुलेटिंग कॉइन्स हैं वो उनको वापस लेके उनको बर्न कर देते हैं, यानी उनको एक ऐसे एड्रेस में डाल देते हैं कि फिर वो एक्सेसिबल ही नहीं होते। तो ये अलग अलग मैकेनिज्म हैं जो अलग अलग कंपनीज के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने मैकेनिज्म में रखते हैं कि ताकि वो जो उनकी क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस हैं उनको भी स्टेबल रख पाए। ठीक है विक्रांत, एक छोटी सी चीज और पता करनी थी। जैसे हमारे यहाँ ना इक्विटीज में कोई भी आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आती है, तो उससे पहले ना ग्रे मार्केट के अंदर वो एक्टिव हो जाता है। टिपिकली क्या है, ग्रे मार्केट होती है कि आईपीओ आने से पहले ही वो इधर उधर रेट दाएं बाएं होने लगते हैं। इसमें एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो कोई 80 रुपए का आईपीओ आना चाहता है, ठीक है, तो ग्रे मार्केट के अंदर रेट उसके पहले से चलने लग जाएंगे, अभी कितने पे लिस्ट होगा क्या, तो उसको कहते हैं पर्ची। मार्केट के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसको पर्ची कहते हैं। तो पर्ची घूमने लगती है सिस्टम के अंदर, है तो इलीगल, ग्रे मार्केट इज ऑल टुगेदर इलीगल मार्केट, बट फिर भी क्या है ना, ग्रे मार्केट से आपको सेंस लग जाता है कि आईपीओ है कितना ठीक, क्योंकि इसका प्रीमियम मिल रहा है कि इसका डिस्काउंट मिल रहा है, इसका बाहर में है कि नहीं है। ये कम से कम एक अच्छा इंडिकेटर होता है जो आपको किसी भी आईपीओ की सक्सेस स्टोरी के बारे में बहुत पहले से बता देता है। ये ऐसे ही क्या किसी भी कॉइन के लॉन्च होने या री लॉन्च होने के बाद, या उसके वर्जन नए आने के बाद, जैसे इथेरियम 2.0 आ रहा है या कुछ और वर्जन आने के बाद, क्या इनका भी कोई ग्रे मार्केट का होता है ऐसा? क्या इंडिकेशन होते हैं कि हाँ ये
पहले से ऑफ द मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहे हैं। मैं इसको लीगल मानूं, ठीक है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी कहता है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का हमारे यहाँ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट तो नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में जैसे किसी कंपनी की पब्लिक सेल हुई या फिर उसका आईसीओ हुआ, जिसमें कंपनी ने फंड्स कलेक्ट करे और उसके बदले में वो जो उसके टोकन्स थे वो दूसरे बाकी इन्वेस्टर्स को या जनरल पब्लिक को बांटे, ठीक है। तो उसके पास कुछ टाइम तक जब तक वो टोकन लोगों के पास है तब तक उसके प्राइस में कुछ ऐसा चेंजेस आएंगे नहीं। प्राइस में चेंजेस आना शुरू होंगे जब फ्रॉम द पॉइंट जब वो करेंसी जो है किसी ना किसी एक्सचेंज में लिस्ट होगी, क्योंकि वहां से उस कंपनी की जो डिमांड सप्लाई है या उसमें जो ट्रेड्स हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ऐसा कुछ ग्रे मार्केट जैसा नहीं है, बट एज सून एज एक कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी भी एक्सचेंज में लिस्ट हुई है उसके बाद वो ट्रेडेबल हो गई, तो जैसे ही वो ट्रेडेबल हो गई तो उसके प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आना शुरू। वो तो पब्लिक डोमेन में आ गई, ट्रेडेबल होते ही वो तो पब्लिक डोमेन में आ गई। जी जी फिर जी। तो आपका लीगल हो गया ऑल टुगेदर, फिर तो बाहर सप्लायर उसको चलाएंगे, फिर तो कोई और नहीं चला पाएगा, तो ऑपरेटर बैठा हो। अच्छा, आपके यहाँ भी ऑपरेटर होते हैं क्या? ऐसे जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, तो क्या ऑपरेटर टर्मिनोलॉजी ये क्रिप्टोज में भी होती है कि हाँ भी टिपिकली ऑपरेटर टर्मिनोलॉजी यहाँ पे भी चलती है? सर माने ऑपरेटर टर्मिनोलॉजी नहीं चलती बिकॉज एक तो पहली चीज पूरा का पूरा जो क्रिप्टो करेंसी है वो एकदम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, और उसके साथ साथ जितने भी एक्सचेंजेस हैं या आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे आपके बाय बिट्स सेल इट्स पड़ी आस्क बिट्स पड़ी हुई हैं, वो सारी जो उसके प्राइसेस है वो सिर्फ उन दोनों के बेसिस पे डिफाइन हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा सिंपलर स्ट्रक्चर है कि जैसे ही आप क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेडेबल या मार्केट में लाते हैं तो उसकी जो प्राइसेस होंगी वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल चीजों पे डिपेंडेंट हो जाती हैं ऑन द प्लेटफॉर्म एटलीस्ट। हाँ जी, ठीक है। कुशाक, दो चीजें मेरे को जरा और पता करनी थी। एक तो लिंक यूएसडीटी आप देखो, ये करीब $12 के आसपास चल रहा है, 4.5% का राइज है। इसको लेकर हम बुलिश थे और हमारा ये भी मानना था कि ईएमए चार्ट में ड्रॉ किया हुआ, प्रीवियस चार्ट भी आप देख पा रहे हो कि इसका आरएसआई ठीक था, थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा था इसके अंदर। क्या इसको एक मैं एक ब्रेकआउट मान के चलूं कि मैं थोड़ा प्रीमेच्योर भी हो सकता हूं, बट मेरे को है ना इसका डेली चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि ये ना बहुत एक स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है, क्योंकि मेरी 50 दिन की एवरेज और 200 दिन की एवरेज मेरे लिए मल्टीपल सपोर्ट का काम कर रही है, और मैं 50 दिन की एवरेज को जो कि $11 के आसपास देख रहा हूँ। अगर ये मेरा यूएसडीटी खड़ा रहता है $11 के आसपास और मेरे को इस चैनल का ब्रेकआउट मिल जाए जो कंफर्मेशन देगा करीब करीब 13.5 के आसपास, मैं थोड़ा प्रीमेच्योर होकर इसको बाय कर सकता हूँ क्या? आपकी बात में एग्री करता हूँ कि अभी बिटकॉइन पे सारा ट्रैक्शन है, बट ये भरने का भी तो सही समय है ना, क्योंकि मैं ट्रैक्शन का फायदा नहीं उठा पाया तो फिर फायदा क्या? भरने का एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है ये बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स का, और जो मार्केट से अलग है वो डीफाई जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस स्पेस। तो जैसे हम क्रिप्टो मार्केट की एनालिसिस मतलब जो वो बिटकॉइन के टर्म्स में देखते हैं, वैसे हम डी टर्म्स में देखते हैं। आपको थोड़ी आवाज में हमेशा ऑल्ट कॉइन का बोल आपकी थोड़ी सी आवाज क्रैक हो रही है, आपको वापस से रिकनेक्ट कर लेते हैं। इस बीच विक्रम मेरे को जरा एक बार आप क्लियर कर लो कि ये कंसोलिडेशन का लेवल हो सकता है क्या? मैं लिंक पे हूँ, मैं बीएनबी पे हूँ, मैं इथेरियम पे हूँ, तो ये तो अच्छा है ना कि आपको बिटकॉइन का ट्रैक्शन आपको कंसोलिडेशन का बेनिफिट दे रहा है। जी जी सर, बिल्कुल एक कंसोलिडेशन का लेवल इन ऑल्ट कॉइन्स में जरूर बन रहा है, पर मैं इस कंसोलिडेशन के टाइम पे मैं फिर भी इथेरियम को थोड़ा अलग रखना चाहूंगा, इस स्पेशली इस टाइम पे, क्योंकि जैसे कि कुशागर ने भी बताया एक ऐसा टाइम आ रहा है इथेरियम का जहाँ पे इथेरियम को लेके जो उसकी डिमांड है वो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द टोकन बट बिकॉज ऑफ इट्स जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से बढ़ने वाली है। तो वो बहुत ही फंडामेंटल डिमांड है टोकन की, जो कि स्टेकर्स को या वैलिडेटर्स को मतलब जो उसका जो ये नया 2.0 आ रहा है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए लानी पड़ेगी। तो बहुत ही फंडामेंटल लेवल की रिक्वायरमेंट है। लिंक और बीएनबी और एटम हम अगर ये टोकन्स देखेंगे तो ठीक है जी, इनमें एक कंसोलिडेशन वहां पे बना हुआ है, तो उसको हम इन ऑल्ट कॉइन्स को हम थोड़े अलग तरीके से रख के देखें फिलहाल इस कुछ टाइम। हाँ जी ठीक है विक्रांत, एक चीज मैं अभी जब तक आपसे यही बात बार बार लगातार पूछ रहा था कि किसको खरीदे, कोई ऐसा कॉइन्स है जो आपको लग रहा है थोड़ा ओवर हीटेड है, उसको बेचे, उससे बाहर आ जाए?
ऐसी आपकी रिसर्च, आपका एनालिसिस भी तो कहता होगा ना कि थोड़ा ओवरहीटेड है, खरीदना 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 ही क्यों, बाहर भी तो आ सकते हैं, शॉर्ट भी तो कर सकते हैं। सर ऐसे टोकन्स हैं कुछ कुछ, बट इस समय ना सर मार्केट का अगर आप ग्रीड इंडेक्स देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा चल रहा है। मतलब ओके। मैं ये चीज कल ही एनालाइज कर रहा था कि मतलब ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स का जो ग्रीड इंडेक्स है वो करीब 80 to 90 पहुंचा हुआ है, जो फियर और ग्रीड इंडेक्स होता है। हाँ, उसमें सर मेरे को खुद इतना, मतलब पिछले कुछ महीने से मैं खुद इतना थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड और इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीड मार्केट में मतलब बहुत ही कम देखने को मिला है। मतलब पिछले 1.5-2 साल में तो मैंने कभी नहीं देखा कि इतने लंबे टाइम तक ग्रीड बसा पड़ा है वहां पे। तो फिलहाल कुछ टाइम में रहूंगा कि ठीक है, आप अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखिए, एकदम से ऐसा सेल ऑफ मत कीजिएगा क्योंकि वरना आप कुछ ना कुछ बड़ा मिस कर जाएंगे। हाँ, नहीं सर, ये तो मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि आपके एक और मेरे एक कॉमन फ्रेंड है शांतनु शर्मा, आप जानते भी होंगे उनको। जी तो जी शांतनु जी जी के साथ कोइंसिडेंटली हम अपने चैनल में जब बैठे हुए थे ना, तो उस समय शायद हार्डली 1-1.5-2 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, तो बिटकॉइन ना 8.5-9 लाख का था। तो शांतनु जी से वैसी बात हो रही थी, तो मैंने कहा था शांतनु सर, ये ना दिवाली तक ना आपको 12 लाख हो जाएगा। और आप यकीन मानोगे सर, ठीक दिवाली से एक दिन पहले 12 लाख हुआ है। अब ये उस दिन सरस्वती बैठी हुई, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। आप उनसे कभी फोन करके पूछना कि काला जी से जब आपकी बात हुई थी उन्होंने क्या, मैंने बोला सर दिवाली तक मेरे को ऐसा लग रहा है 12 लाख हो जाएगा, सिर्फ टेक्निकल बेसिस पर और इसकी रिदम देखने पर। जी और रिदम, हालांकि मैं अपने आप को बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट नहीं समझता, लेकिन फिर भी रिदम जो दिख रही है हमको, उस बेसिस पर फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि हो जाएगा। अच्छा कुशाग, एक चीज मैं जो एक्चुअली मैं आपसे पता कर रहा था, वो ये पता कर रहा था कि जो लिंक यूएसडीटी है, जो कि करीब अभी $12 के आसपास अभी चल रहा है, इसके अंदर ना एक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन टू अपर एज है मेरे पास। मैं इथेरियम को ले सकता हूँ, एग्री। मेरे पास बिटकॉइन होना चाहिए, एग्री। क्या ये कंसोलिडेशन का फेस मेरे को लिंक यूएसडीटी भरने का भी मौका दे रहा है? क्योंकि मैं ना इसको जितना देख पा रहा हूँ, जितना स्टडी कर पा रहा हूँ, इसलिए अपना बेस पक्का कर लिया है। बेस इसकी 50 दिन की एवरेज है जो कि $11 है। बेस इसके इस कंसोलिडेशन का लोअर एज है जो कि करीब करीब $12 है, और अभी 12.8 के आसपास चल रहा है। बस ब्रेकआउट की कंफर्मेशन है जो कि 13 साढ़े 13 पे मेरे को कंफर्मेशन मिल जाएगा। भर लूं क्या सर लिंक यूएसडीटी को भी? बिल्कुल, मैं बेसिकली ये बहुत अच्छा प्राइस है लिंक को बाय करने का, लुकिंग एट लिंक का पास, जो लिंक का स्ट्रॉन्ग मतलब प्रोजेक्ट है, तो काफी अच्छा प्राइस है खरीदने का। और मतलब आई वुड सजेस्ट 20% ऑफ पोर्टफोलियो तो यहाँ भर लेना चाहिए। ठीक है, 20% ऑफ द जो आप पोर्टफोलियो। लिंक जितना बाय करना चाहते हैं, ठीक है, आज आपको थोड़ी सी आवाज के साथ हमको इश्यू आ रहा है, बट ठीक है, मैं आपकी वो कन्विक्शन समझ गया। तो आप जो कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आके थोड़ा बहुत बाय कर सकता है, ठीक है, डन। तो आज हमने 3 पॉइंट्स के बारे में मोटा मोटी फिर से डिस्कस किया और उनकी ट्रेडिंग हैबिट्स को भी डिस्कस किया, और ये चीज भी हमको आज विक्रांत ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी कि भाई ऐसा है, ग्रे मार्केट कुछ नहीं होता कॉइन्स के अंदर। एक और चीज भी विक्रांत ने हमको अच्छे से क्लियर कर दी कि एक बार मार्केट पे लिस्ट हो गया कॉइन्स, उसके बाद डिमांड सप्लाई इसको चलाती है, अदरवाइज हम इसको ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाए तो ज्यादा ही अच्छा है। ठीक है, तो कॉइन्स हमारे पास 3 है जो कुशाग ने हमको क्लियर किए हैं। पहला, एक तो इथेरियम 100% 40% बाय हमको जरूर करना चाहिए पहला यहाँ पे। दूसरा, लिंक को लेकर कंसोलिडेशन हो रहा है, अच्छा पॉइंट है भरने का, लिंक यूएसडीटी भरा जा सकता है। दूसरे जो ऑल्ट कॉइन है जिसमें लिक्विडिटी का थोड़ा सा इश्यू है, जैसे कि पीएनबी, अभी हमने देखा था, अभी इसमें थोड़ा लिक्विडिटी स्टक रहता है। आप देखोगे ना, मैं आपको चलो एक बार 1 सेकंड के लिए जरा वो चार्ट पे दिखाता हूँ, आप जरा देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये बीएनबी है आईएनआर फॉर्म में, इसमें ना आप जरा लिक्विडिटी का देखिएगा जरा चेक, मैं चार्ट को जरा बड़ा करता हूँ आपके सामने, देख पा रहे हैं लिक्विडिटी, डेट इज वॉल्यूम, सब कुछ ठीक है, आरएसआई ठीक है, भाव ठीक है, कंसोलिडेशन हो सकता है, ब्रेकआउट हुआ है, हो गया है इनफैक्ट एक तो नया, बट एक चीज की कमी है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। ये एक ही बार में उड़ा देगा, एक ही बार में वापस से गिरा देगा। तो इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि थोड़ा बिटकॉइन का जो वेटेज है जब तक थोड़ा कम ना हो जाए, इस इलिक्विड कॉइन से थोड़ा बचना चाहिए। रखो नजर में, बुलिश हो, शॉर्ट मत करो, बट थोड़ा सा ट्रैक्शन इथेरियम में ले आओ, लिंक में ले आओ, जहां पे कंसोलिडेशन और कन्विक्शन इंफ्रा वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है।
बहुत शुक्रिया विक्रांत, बहुत मजा आया आपसे फिर आज बातचीत करके। विशाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे भी आज बात अच्छे से बात हुई। कल हम आपसे फिर से और टेक्निकल्स के कुछ और बोल रहे से समझेंगे और विक्रांत से भी जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू। तो हम आज यहीं पे कार्यक्रम को समेट रहे हैं और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।